हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी जिन प्रावधानों का समावेश किया गया है, जिसे हम प्रचलन में दल बदल विरोधी कानून कह देते हैं, उसमें क्या कमियां हैं और उन कमियों को दूर कैसे किया जा सकता है, क्या सुझाव दिए गए हैं या किन सुझावों को अपनाया जाना चाहिए, हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो इस नज़रिए से दल बदल के प्रावधानों की चर्चा की जाएगी। दल बदल के संबंध में क्या प्रावधान है, पहले वीडियो में हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए दल बदल के प्रावधानों को संक्षेप में समझ लेना आवश्यक है। तो हम लोग संक्षेप में दल बदल के प्रावधानों की चर्चा कर लेते हैं। 10वीं अनुसूची यह कहती है कि अगर कोई भी राजनीतिक दल का सदस्य जिस दल की सदस्यता से वह चुना गया है, यानी चुने जाते समय वह जिस दल का सदस्य था, अगर चुने जाने के बाद वह दल की सदस्यता त्याग देता है तो दल बदल के आचरण का दोषी माना जाएगा। अगर कोई राजनीतिक दल का सदस्य जो संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य है, अगर दल के अध्यक्ष के निर्देशों की अवहेलना करता है यानी व्हिप का उल्लंघन करता है तो दल बदल के आचरण का दोषी माना जाएगा। अगर निर्दलीय चुना गया कोई प्रत्याशी चुने जाने के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ज्वाइन कर लेता है तब वह दल बदल के आचरण का दोषी माना जाएगा। और अंतिम बात, जिस सदस्य को मनोनीत किया गया है, संसद और राज्य विधानमंडल में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान है। जो सदस्य मनोनीत किए गए हैं, अगर वे मनोनयन के 6 माह के बाद, जिस तारीख को मनोनयन की शपथ लेते हैं उसके 6 माह बीत जाने के बाद अगर वे किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करते हैं तब उन्हें दल बदल के आचरण का दोषी माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दल बदल के आचरण का दोषी है तो निर्णय लेने का अधिकार स्पीकर को दिया गया है, कार्यवाही करने का अधिकार स्पीकर को दिया गया है और ऐसे व्यक्ति की संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। तो ये प्रावधान है दल बदल के संबंध में। अब हमारा उद्देश्य यहाँ पर दल बदल के इन प्रावधानों का, जो भी प्रावधान संविधान में शामिल किए गए हैं, 10वीं अनुसूची के प्रावधान हैं, इस 10वीं अनुसूची के जो प्रावधान हैं जिन्हें हम दल बदल विरोधी प्रावधान कहते हैं या दल बदल को रोकने का प्रावधान कहते हैं या दल बदल कानून कहते हैं, हम लोग इन प्रावधानों के विषय में यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। संक्षेप में क्या कमियां हैं, क्या सीमाएं हैं, इसकी हम लोग यहाँ पर सीमाओं की चर्चा करेंगे। इसके बाद क्या सुझाव हैं, कैसे इन कमियों को दूर किया जा सकता है, हम लोग उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कमियों की चर्चा कर लेते हैं। पहली बात, इसमें अपवाद के स्वरूप यह बताया गया है 10वीं अनुसूची में कि अगर 2/3 सदस्य किसी भी दल के साथ, किसी भी दल के 2/3 सदस्य दूसरे दल में विलय कर लेते हैं तो उसे दल बदल नहीं माना जाएगा। यानी एक दल के 2/3 सदस्य अगर किसी दूसरे दल में विलय कर लें तो यह दल बदल में नहीं आएगा, यानी आंशिक प्रतिबंध है दल बदल पर। आंशिक प्रतिबंध है या यूं कहें कि पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। और यही कारण है, पूर्ण प्रतिबंध नहीं होने के कारण, आंशिक प्रतिबंध होने के कारण दल बदल की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं और दल बदल विवादों में घिरा रहता है। तो आंशिक प्रतिबंध लगाया गया है, पूर्ण प्रतिबंध नहीं। दूसरी बात, जो इंडिविजुअल डिफेक्शन है उसको रोका गया है, लेकिन ग्रुप डिफेक्शन को नहीं। यानी जो समूह का दल बदल है, ग्रुप डिफेक्शन है, ग्रुप डिफेक्शन पर प्रतिबंध नहीं। 2003 के पहले 1/3 सदस्य दल छोड़ के चले जाते थे तो वह दल बदल नहीं माना जाता था। अब 2/3 सदस्य अगर दल छोड़कर चले जाएं और दूसरे दल में विलय कर लें तो उसे दल बदल नहीं माना जाता। तो यह समूह के दल बदल पर प्रतिबंध नहीं लगाता, पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाता, क्योंकि यहाँ पर 2/3 की जो शर्त रखी गई है वो
अप्रासंगिक है, इररिलेवेंट है। और इस प्रकार व्यक्ति के साथ साथ समूह के भी दल बदल पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। तीसरी बात, जो मनोनीत व्यक्ति है, जो मनोनीत व्यक्ति है उसके लिए पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। जैसे निर्दलीय व्यक्ति के लिए पूर्ण प्रतिबंध है कि अगर कोई भी निर्दलीय व्यक्ति चुने जाने के बाद राजनीतिक दल की सदस्यता ज्वाइन कर लेगा तो दल बदल का दोषी माना जाएगा। वैसे प्रावधान यहाँ नहीं है। यहाँ ये कहा गया है कि 6 माह तक वह राजनीतिक दल की सदस्यता ज्वाइन कर सकता है। अगर मनोनयन के 6 माह तक वह किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ले ले, ग्रहण कर ले, तो उसे दल बदल के आचरण का दोषी नहीं माना जाएगा। लेकिन 6 माह के बाद अगर वह किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो वह दल बदल के आचरण का दोषी माना जाएगा। तो 6 माह अतार्किक है। छह माह की जो अवधि है वो अतार्किक है, यह तर्कसंगत नहीं है। इस प्रावधान का कोई संदर्भ नजर नहीं आता कि 6 माह तक अगर किसी भी व्यक्ति ने दल बदल कर लिया, किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ले ली, तो वह दल बदल का दोषी नहीं होगा। और 6 माह के बाद अगर वह राजनीतिक दल की सदस्यता लेता है तो उसे दल बदल का दोषी मान लिया जाएगा। तो यह बात बिल्कुल भी समझ से परे है। चौथी बात, जो स्पीकर की भूमिका है वह विवादों के घेरे में है, हमेशा से विवादित है। और स्पीकर की भूमिका विवादित इसलिए है क्योंकि वह निष्पक्ष प्राणी नहीं है। स्पीकर निष्पक्ष नहीं है। संविधान ऐसी अपेक्षा तो करता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है। कि होतो हालोहान के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि होतो हालोहान बनाम जाचिल्लू, इस मामले का अलग से विश्लेषण करेंगे अलग वीडियो में, वो वीडियो आप देखिएगा। कि होतो हालोहान बनाम जाचिल्लू के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो स्पीकर है वह एक पॉलिटिकल क्रिएचर है। यह एक पॉलिटिकल क्रिएचर है। स्पीकर एक राजनैतिक सृजन है, यानी राजनैतिक रूप से चुना गया व्यक्ति, राजनैतिक रूप से नियुक्त किया गया व्यक्ति है। वह उस दल के लिए कार्य करता है, सामान्यतः जिस दल के बहुमत से वह स्पीकर का पद प्राप्त किया है। इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि स्पीकर के निर्णय निष्पक्ष नहीं रहे हैं और स्पीकर के निर्णय विवादों में घिरे रहे हैं। इसलिए स्पीकर की भूमिका विवादित है। इसलिए स्पीकर को जो निर्णय की शक्ति दी गई है, निर्णय की शक्ति दी गई है, वह अनुचित है। स्पीकर को निर्णय की शक्ति नहीं दी जानी चाहिए थी, बल्कि निर्णय की शक्ति स्पीकर के अतिरिक्त किसी भी अन्य निष्पक्ष संवैधानिक सत्ता को दी जानी चाहिए, जिससे कि दल बदल के संबंध में प्रभावी और उचित निर्णय लिए जा सकें और दल बदल के प्रावधानों को विवादित होने से बचाया जा सके। लेकिन फिलहाल अभी यह व्यवस्था नहीं है। ये मूलभूत कमियां हैं जो आज दल बदल विरोधी कानून में या प्रावधान में या 10वीं अनुसूची में विद्यमान है। अब इन कमियों के विषय में हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब इन कमियों के साथ साथ हम लोग अब इस बात की चर्चा करेंगे कि वास्तव में सुझाव क्या क्या है, क्या क्या सुझाव होने चाहिए, इसके कमियों को दूर कैसे किया जाए। तो हम लोग सुझावों पर चर्चा कर लेते हैं। सजेशंस, कि इन कमियों को दूर करने के लिए क्या सुझाव हैं या क्या उपाय हैं। तो पहली बात तो ये है कि पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए।
मैं फुटनोट्स के रूप में पॉइंट लिख दे रहा हूँ, ये आपको याद भी रहेंगे और लिखना आसान होगा। पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, इंडिविजुअल, ग्रुप, और ग्रुप में भी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। 2/3 जैसी शर्त जो लगाई गई है वह उचित नहीं है। और इस बात की सिफारिश सुधार संबंधी समस्त आयोगों ने भी की है। संविधान के कार्यान्वयन की समीक्षा करने वाला जो आयोग बनाया गया था, जिसे वेंकटचलैया आयोग कहते हैं, वेंकटचलैया आयोग, इसलिए बनाया गया था। वेंकटचलैया कमीशन किस लिए बनाया गया था? 2000 में गठन किया गया था और 2002 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। और इसका नाम था इस आयोग का नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको वेंकटचलैया आयोग भी कहते हैं क्योंकि एमएन वेंकटचलैया इसके अध्यक्ष थे। तो जब इस आयोग ने संविधान के विभिन्न प्रावधानों की समीक्षा की, तब उसने 10वीं अनुसूची के प्रावधानों की भी समीक्षा की। और 10वीं अनुसूची के प्रावधानों की समीक्षा करते हुए उसने पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने की सिफारिश की कि जो 10वीं अनुसूची के प्रावधान हैं उनमें जो ग्रुप डिफेक्शन को मान्यता दी गई है उसे भी समाप्त किया जाना चाहिए और पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। दूसरी बात, जो मनोनीत सदस्य हैं पूर्ण प्रतिबंध के प्रावधान इन मनोनीत सदस्यों पर भी लागू होने चाहिए, मनोनीत सदस्यों पर भी लागू होने चाहिए। पूर्ण प्रतिबंध का मतलब है मनोनीत सदस्यों पर भी लागू होगा। अब उसमें ना तो इंडिविजुअल डिफेक्शन ना तो ग्रुप डिफेक्शन, कोई भी अलाउड नहीं होगा। तो मनोनीत सदस्यों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जाए। जो 6 महीने की अवधि है वो अतार्किक है और 6 महीने की अवधि को समाप्त किया जाए। तीसरी बात, जो डिफेक्टर्स हैं यानी जो दल बदल के दोषी हैं, उन दोषी को किसी भी पद पर नियुक्ति न दी जाए। कब तक? जब तक पुनः निर्वाचित ना हो, जब तक पुनः निर्वाचित ना हो तब तक किसी भी पद पर नियुक्ति न दी जाए। इस बात की सिफारिश वेंकटचलैया आयोग ने भी की थी। हालांकि हम लोग जानते हैं कि जब 2003 में 91वां संविधान संशोधन किया गया तो उस 91वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि जो दल बदल के आचरण का दोषी व्यक्ति है उसे मंत्री पद नहीं दिया जा सकता। वह निर्वाचित होकर आएगा तो मंत्री पद ग्रहण कर सकता है। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि यह एक ऐसा प्रावधान है जिसका दुरुपयोग व्यवहार में हो रहा है और होता है। इसलिए जब तक पुनः निर्वाचन ना हो तब तक किसी भी पद पर, केवल मंत्री ही नहीं, तमाम निगमों के अध्यक्ष बना दिए जाते हैं, तमाम संस्थाओं के प्रधान बना दिए जाते हैं, आयोगों के अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। इस तरीके की परंपरा है। तो किसी भी पद पर, चाहे वो पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो, किसी भी पद पर उनकी नियुक्ति न की जाए जब तक कि वे पुनः निर्वाचित ना हो जाएं। चौथी बात, या फिर कुछ सालों के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाए, 5 साल, 10 साल या 6 साल के लिए, कि एक बार जो दल बदल का दोषी होगा वो 10 साल तक भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो एक इस प्रकार का भी प्रावधान किया जा सकता है कि जब तक पुनः निर्वाचन ना हो, या फिर ऐसा भी प्रावधान कर सकते हैं कि 5 वर्ष
या 10 वर्ष के लिए, 5 वर्ष या 10 वर्ष जो भी हो, एक निश्चित अवधि कर ली जाए और तब तक पद ग्रहण पर रोक लगा दें, पद ग्रहण पर रोक लगा दी जाए। तो यह एक अच्छा प्रावधान होगा, यह इफेक्टिव प्रावधान होगा। इसके अलावा जो दल बदल के दोषी व्यक्तियों के द्वारा, जो डिफेक्टर्स हैं, दोषी व्यक्तियों के जो वोट हैं वो अवैधानिक माने जाए, उनके वोट को इलीगल माना जाए, वो काउंटिंग में आना ही नहीं चाहिए। पांचवी बात, जो साइज है, मंत्रिपरिषद की संख्या है, मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या न्यूनतम रखी जाए, न्यूनतम हो, क्योंकि मंत्री बनने का ही लालच होता है, तो मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या न्यूनतम हो। कितनी न्यूनतम रखी जाए? आप जानते हैं कि 91वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान करके 15% तक सीमित कर दिया गया है, लेकिन जो वेंकटचलैया आयोग था 2002 में, जो वेंकटचलैया आयोग था, यानी संविधान के कार्यक्रम की समीक्षा करने वाला ये जो आयोग था, इस वेंकटचलैया आयोग ने कहा कि मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या केवल और केवल 10% होनी चाहिए, किसकी? लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। लोकसभा की जितनी सीटें हैं उससे 10% से ज्यादा मंत्री नहीं होने चाहिए, और राज्यों में राज्य विधानमंडल की जितनी सीटें हैं, राज्य विधानमंडल की सीटों के 10% से ज्यादा, जितनी भी राज्य विधानमंडल में सीटें हैं उसके 10% से ज्यादा मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। ये वेंकटचलैया आयोग की सिफारिश थी, जो फिलहाल आधे अधूरे अर्थों में स्वीकार की गई, क्योंकि इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए 15% का रिस्ट्रिक्शन रखा गया है और रिस्ट्रिक्शन 10% का नहीं है। अब इसके बाद हम लोग जो अगली सिफारिश है और सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश है, उस सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश की चर्चा कर लेते हैं कि जो स्पीकर का निर्णय है, स्पीकर का वह निर्णय कैसे सुधार लाया जा सकता है, स्पीकर के निर्णयों पर क्या परिवर्तन लाए जा सकते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण अंतिम सिफारिश है वह है स्पीकर के निर्णय पर, स्पीकर का निर्णय। अब स्पीकर के निर्णय पर जो रिकमेंडेशंस हैं, स्पीकर के निर्णय पर रिकमेंडेशंस अलग अलग हैं। ये तो सभी ने कहा कि स्पीकर से निर्णय लेने का अधिकार वापस ले लेना चाहिए और स्पीकर को निर्णय लेने का अधिकार नहीं देना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर राय अलग अलग है। जो वेंकटचलैया आयोग है, उस वेंकटचलैया आयोग ने कहा कि स्पीकर के बजाय निर्णय लेने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को दे दिया जाए, निर्वाचन आयोग को दे दिया जाए, जबकि सेकंड एआरसी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने ज्यादा अच्छी सिफारिश की है इस मामले में। सेकंड एआरसी ने अपनी 4th रिपोर्ट, जो नैतिकता पर है, नीति शास्त्र पर है, सेकंड एआरसी ने अपनी 4th रिपोर्ट में, जो नैतिकता पर रिपोर्ट है, 4th रिपोर्ट में इस बात का वर्णन किया है कि डिफेक्शन के संबंध में जो निर्णय का अधिकार है वह राष्ट्रपति या राज्यपाल को दे दिया जाए। अगर केंद्र का मामला है, संसद का मामला है, तो राष्ट्रपति निर्णय लेगा, और अगर राज्य विधानमंडल का मामला है तो राज्यपाल निर्णय लेगा। और किसकी सलाह पर लेगा? ईसी की एडवाइस पर, ईसी की सलाह पर, ईसी की सलाह पर, इलेक्शन कमीशन की सलाह पर, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति या राज्यपाल निर्णय लेंगे। यह सेकंड एआरसी की सिफारिश है। कहने का आशय यह है कि स्पीकर से निर्णय लेने की शक्ति वापस ले ली जाए। यह सभी मानते हैं, क्योंकि स्पीकर निष्पक्ष भूमिका निभाने में समर्थ नहीं रहा है।
वेंकटचलैया आयोग का ये मानना है कि ये निर्णय लेने की यह शक्ति निर्वाचन आयोग को दे दी जाए, जबकि सेकंड ARC की सिफारिश इस मामले में ज़्यादा अच्छी है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का मानना है चौथी रिपोर्ट जो नैतिकता पर है, नीति शास्त्र पर है, शासन में नैतिकता पर है या नीति शास्त्र पर है, उस एथिक्स पर रिपोर्ट में सेकंड ARC ने कहा है कि निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपे जाएं और राष्ट्रपति और राज्यपाल इलेक्शन कमीशन की सलाह पर, निर्वाचन आयोग की सलाह पर ऐसे निर्णय करें। तो ये सुझाव हैं। हम लोगों ने इस प्रकार कमियों के बारे में जाना कि क्या कमियां हैं, क्या सीमाएं हैं, और कमियों के साथ साथ हम लोगों ने इस विषय में जाना कि इन कमियों का निराकरण कैसे किया जा सकता है। दल बदल के संबंध में चर्चाएं और भी हैं, लेकिन उन चर्चाओं के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो के लिए हमारी चर्चा का केंद्र केवल और केवल कमियों और सुझावों का